हाय एवरीवन, हम बात कर रहे हैं ट्रेन के सवालों पर। इसमें टाइम एंड डिस्टेंस के बाद जो दूसरा टॉपिक टाइम एंड डिस्टेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोट और रेस के सवाल तो उतने नहीं आते, लेकिन ट्रेन के सवाल एक आध या दो सवाल हर साल यूपीएससी पूछती है। बाकी पीसीएस और वनडे एग्जाम में आपके इसके सवाल बहुत सारे देखते ही रहेंगे। अगर हम बात करें ट्रेन के सवालों में, तो इसमें कंप्लीटली फार्मूला बेस्ड टॉपिक है, और इस टॉपिक में अगर आपके फार्मूले याद हैं तो ही आंसर आ पाएंगे, क्योंकि इसमें कंसेप्ट बहुत नहीं के बराबर है। तो सबसे पहला कंसेप्ट या सबसे पहला फार्मूला हम देख रहे हैं। आप टॉपिक का नाम डालिएगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन, ट्रेन पर आधारित प्रश्न। तो पहला कंसेप्ट है, पहला कंसेप्ट लिखना। पहला कंसेप्ट, टाइम रिक्वायर्ड फॉर क्रॉसिंग a standing main or telegraph pole. Time required to crossing a standing main or telegraph pole by a train. एक ट्रेन के द्वारा आदमी या खंबे को पार करने में लगने वाला समय। एक ट्रेन के द्वारा आदमी या खंबे को पार करने में लगने वाला समय। टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉसिंग ए टेलीग्राफ पोल और स्टैंडिंग मेन। तो जब कोई ट्रेन किसी आदमी या खंबे को पार करती है, तो आप अगर इसमें कंसेप्चुअली बात समझे तो कंसेप्चुअली आपने इतनी सी बात ये समझनी है कि इस ट्रेन को कुछ इतनी दूरी तय करनी होगी कि वह अपनी ही लंबाई को उस खंबे को पार करके खड़ा कर सके। इसका मतलब इस ट्रेन के द्वारा उतनी ही दूरी तय की जाएगी जितनी कि उस ट्रेन की लंबाई होगी। आप इसे ऐसे समझिए जैसे कि ये ट्रेन है और ये खंबा है, तो इस ट्रेन को हम तब पार मानेंगे जब वह ट्रेन अपनी पूरी लंबाई को इस खंबे से पार कर लेगी, और जैसे ही पार कर लेगी तो जितनी दूरी वो चली है वास्तव में वो दूरी उसकी लंबाई के बराबर की है। तो जितनी लंबाई को पार करने में लगने वाला समय होगा, वही हमारे ट्रेन के द्वारा खंबे या आदमी को पार करने में लगने वाला समय होगा। हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तब हम कहेंगे कि टाइम इज इक्वल टू एल बाय एस। तो पहला कंसेप्ट है कि किसी खंबे या आदमी को पार करने में लगने वाला समय t इज इक्वल टू एल बाय एस होगा, जहां L ट्रेन की लंबाई होगी एंड S स्पीड ऑफ ट्रेन होगी। यहां एक इंपॉर्टेंट बात, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में व्हेनेवर एग्जामिनर गिव द डाटा दैट टाइम्स स्पीड ऑलवेज गिव इन किलोमीटर पर आवर, बट डिस्टेंस और लेंथ ऑफ द ट्रेन ऑलवेज गिवन इन द मीटर। सो फर्स्ट वी चेंज किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। हमारे इस सवालों में परीक्षक जब भी डाटा देगा तो लंबाई मीटर में देगा, और जो टाइम स्पीड देगा वो किलोमीटर पर आवर में। तो याद रखना, या तो पूरी तरह से किलोमीटर पर आवर, सब कुछ किलोमीटर और आवर में होना चाहिए, या फिर सब कुछ मीटर पर सेकंड में। तो आदत डालिएगा, स्पीड को मीटर पर सेकंड में हम बदलेंगे और आंसर सेकंड में निकालेंगे। तो हमेशा ही लंबाई मीटर में दी जाएगी और स्पीड किलोमीटर पर आवर में, तो उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो ये पहला कंसेप्ट है जहां पर आदमी या खंबे को पार करने में लगने वाला समय t इज इक्वल टू एल बाय एस होगा। अब दूसरा कंसेप्ट है, इसमें दूसरा कंसेप्ट है लिखना, टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉसिंग ए रेलवे ब्रिज प्लेटफॉर्म। टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉसिंग ए रेलवे ब्रिज प्लेटफॉर्म और टनल बाय ट्रेन। किसी रेलवे पुल या प्लेटफॉर्म या सुरंग को पार करने में लगने वाला समय। टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉसिंग ए रेलवे ब्रिज, प्लेटफॉर्म और टनल। तो जब भी किसी पुल या सुरंग या हम कहेंगे कि प्लेटफॉर्म को पार करने का जब समय आएगा, तो इस बार ट्रेन को उस प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करना होगा और अपनी लंबाई को भी प्लेटफॉर्म से बाहर निकालना होगा। इसका मतलब उसे कुल इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी, प्लेटफॉर्म की भी और अपनी भी।
तो टाइम का फार्मूला हो जाएगा स्मॉल एल प्लस कैपिटल एल बाय एस। तो टाइम किसी प्लेटफॉर्म, सुरंग या ब्रिज को पार करने में होगा T इज इक्वल टू एल प्लस एल बाय एस, जहां स्मॉल एल का मतलब होगा ट्रेन की लंबाई और कैपिटल एल का मतलब होगा प्लेटफॉर्म, टनल या ब्रिज की लंबाई। पहले ये दो कॉन्सेप्ट पर हम सवाल देख लेते हैं और फिर हम आ जाएंगे नए कंसेप्ट पर। टोटल इसमें 6 कंसेप्ट हैं। 6 कंसेप्ट के बेस पर हमारा एग्जामिनर इसमें क्वेश्चन फॉर्म करता है। तो लिखिएगा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रेन 160 मीटर लॉन्ग, एक ट्रेन जिसकी लंबाई 160 मीटर है, ए ट्रेन 160 मीटर लॉन्ग, एक ट्रेन जिसकी लंबाई 160 मीटर है, इज रनिंग विथ ए स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर, वह 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। इज रनिंग विथ ए स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर, वह 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। इन व्हाट टाइम विल इट पास ए टेलीग्राफ पोल, वह कितने समय में एक खंबे को पार कर लेगी। इन व्हाट टाइम विल इट पास ए टेलीग्राफ पोल, वह कितने समय में एक खंबे को पार कर लेगी। इन व्हाट टाइम विल इट पास ए टेलीग्राफ पोल, वह कितने समय में एक खंबे को पार कर लेगी। पहला सवाल है, हम सॉल्व कर रहे हैं, कंप्लीटली फार्मूला बेस्ड है। T इज इक्वल टू एल बाय एस हम फार्मूले में जानते हैं। L दिया है 160, स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर, तो बदल दिया मीटर पर सेकंड में 5/18 से, 18 ऊपर चला जाएगा, 160 इंटू 18, 48 इंटू 5, 6 से कैंसिल किया 3 बार, 8 बार, 20 कैंसिल कर दिया तो 4 गुना में 3, 12 सेकंड। हम कहेंगे कि यह ट्रेन इस खंबे को 12 सेकंड में पार कर लेगी। कंप्लीटली फार्मूला बेस्ड है, कंप्लीटली फार्मूला बेस्ड। एक सवाल आप ट्राई करिए लिखना, ए ट्रेन 180 मीटर लॉन्ग, एक ट्रेन जिसकी लंबाई 180 मीटर है, ए ट्रेन 180 मीटर लॉन्ग, इज रनिंग विथ ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, एक ट्रेन जिसकी लंबाई 180 मीटर है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। इज रनिंग विथ ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। इन व्हाट टाइम विल इट पास ए टनल 540 मीटर लॉन्ग, वह कितने समय में 540 मीटर लंबी सुरंग को पार कर लेगी। इन व्हाट टाइम विल इट पास ए टनल 540 मीटर लॉन्ग, वह 540 मीटर लंबी सुरंग को कितने समय में पार कर लेगी। फिर से कंप्लीटली फार्मूला बेस्ड है, ट्राई करिए इसे। सिंपली आप यूज करिए T इज इक्वल टू एल प्लस एल बाय एस, क्योंकि इसमें सुरंग की लंबाई भी है, तो ट्रेन की लंबाई 180, सुरंग की लंबाई 540 एंड स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 54 किलोमीटर पर आवर, इट मींस 5/18 मीटर पर सेकंड में बदल देंगे। तब हम ये कहेंगे कि 720, इसे कैंसिल कर दिया तो 15 और सॉल्व कर दिया इसे तो 48 सेकंड। हम कहेंगे कि यह ट्रेन इस सुरंग को केवल और केवल 48 सेकंड में 48 सेकंड में पार कर लेगी। तो सिंपल सी मेरी ये बात याद रखना कि स्पीड हमेशा हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करनी होगी। लेकिन इसी टाइप में अगर एक एग्जामिनर को टिपिकल क्वेश्चन बनाना है तो देखना वो सवाल ऐसा बनाएगा। थर्ड क्वेश्चन लिखिएगा इसी टाइप में। थर्ड क्वेश्चन, ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन ए रेलवे ब्रिज, एक आदमी रेलवे पुल पर खड़ा है। ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन ए रेलवे ब्रिज, एक आदमी रेलवे पुल पर खड़ा है। विच इज 50 मीटर लॉन्ग, जो 50 मीटर लंबा है। विच इज 50 मीटर लॉन्ग,
जो 50 मीटर लंबा है। He find that a train crosses the bridge in 4.5 सेकंड। वह पाता है कि ट्रेन पुल को 4.5 सेकंड में पार कर लेती है। He finds that a train crosses the bridge in 4.5 सेकंड। वह पाता है कि ट्रेन 4.5 सेकंड में पुल को पार कर लेती है। बट हिमसेल्फ इन 2 सेकंड, लेकिन उसे मात्र 2 सेकंड में। बट हिमसेल्फ इन 2 सेकंड, लेकिन उसे मात्र 2 सेकंड में। फाइंड द ट्रेन स्पीड, तब ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। फाइंड द ट्रेन स्पीड, ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। इसमें ना तो ट्रेन की लंबाई दी है ना ट्रेन की स्पीड, बस आपको दिया है कि पुल को पार करने में 4.5 सेकंड का समय लगता है, जबकि उस आदमी को पार 2 सेकंड में कर लेती है। तो उस सिचुएशन में आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रेन की स्पीड किलोमीटर पर आवर में ऑप्शन दिए हैं, क्या होगी? किलोमीटर पर आवर में ट्रेन की स्पीड क्या होगी? आइए देखना, थोड़ा टिपिकल सवाल है। पहले मेथड से बता रहा हूं कि सबसे सिंपल फार्मूला जो हमने देखा T इज इक्वल टू एल बाय एस, यहां दिया है 2 सेकंड। ट्रेन की लंबाई हमें नहीं पता, ट्रेन की स्पीड हमें नहीं पता, लेकिन ये पता चल गया कि L जो भी होगा वो स्पीड का डबल होगा। L का जो भी मान होगा वो हमें पता चल गया है, या स्पीड का जो मान होगा, सॉरी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो L का मान है वो 2s होगा। हमें ये पता चल गया कि जो ट्रेन की लंबाई है वो स्पीड का डबल है मीटर पर सेकंड में, क्योंकि टाइम हमने सेकंड में लिया है। और किसी पुल को पार करने में L प्लस एल बाय एस 4.5 दिया है। L हमें नहीं पता, सुरंग की लंबाई या ब्रिज की लंबाई 50 मीटर। तो हम अगर इसे सॉल्व कर दे तो यह आ जाएगा 4.5s। L की वैल्यू हम ऊपर वाली रख देते 2s, तो यह आ जाएगा हमारे पास 4.5s माइनस 2s इज इक्वल टू 50। तो 2.5s इज इक्वल टू 50। तब हम कहेंगे कि s हो जाएगा 50 बाय 2.5, तो 20 मीटर पर सेकंड, और 20 मीटर पर सेकंड मतलब हम कहेंगे 72 किलोमीटर पर आवर। हम कहेंगे 72 किलोमीटर पर आवर ये उस ट्रेन की स्पीड होगी। मेथड है, ये किताबी तरीका है, फार्मूला बेस्ड है, पर एक डायरेक्ट तरीका भी मैं इसमें सिखा रहा हूं। मेरी बात ध्यान से सुनना। मुझे एक बात बताओ कि उस आदमी को 2 सेकंड में पार कर लिया, और इस पुल को, जो 50 मीटर लंबा पुल है, उसे 4.5 सेकंड का समय क्यों लग गया? क्योंकि पुल की लंबाई भी पार करनी है। बढ़िया। 4.5 सेकंड का समय उसे इसलिए लग गया क्योंकि 50 मीटर लंबाई पुल की थी। इसका मतलब अगर ये 50 मीटर की लंबाई नहीं होती तो 2 सेकंड में पुल को भी पार कर लेती। ट्रेन की लंबाई अपने आप को 2 सेकंड में उस पुल से भी निकाल देती, लेकिन इस 50 मीटर के कारण ज्यादा समय लग गया। इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा टाइम लगा ना, 2.5 सेकंड एक्स्ट्रा टाइम, क्योंकि 4.5 सेकंड में 2 सेकंड तो लगना ही था, जो 2.5 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहा है, 2.5 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहा है, वो इस 50 मीटर के कारण ही तो लग रहा है। इसका मतलब वो ट्रेन 50 मीटर की दूरी 2.5 सेकंड में तय करती है। 20 मीटर पर सेकंड की उसकी चाल है। 18/5 का मल्टीप्लाई कर दिया, सीधा आंसर आना चाहिए था कि ट्रेन की स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर होगी। इतना ही टाइम लगना चाहिए था। ऑब्वियसली 4.5 सेकंड में 2 सेकंड तो लगना ही था। ये जो 2.5 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहे हैं इस 50 मीटर के कारण लग रहे हैं। इसका मतलब ये जो ट्रेन है ये उस 50 मीटर की दूरी को 2.5 सेकंड में कवर करती है। तो स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम होता है। 50 मीटर की दूरी 2.5 सेकंड में मतलब 20 मीटर पर सेकंड की चाल है, और 20 मीटर का मतलब हुआ 72 किलोमीटर पर आवर।
तो बहुत सिंपल सा सवाल था, अगर आप केवल इसी बेसिस पर सॉल्व कर लेते तो आंसर में शायद ही कोई प्रॉब्लम आता। एक ट्राई आप इसी पैटर्न का करके देख लीजिए, लिखना सवाल इसी टाइप का बिल्कुल। ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन ए रेलवे प्लेटफॉर्म, एक आदमी रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन ए रेलवे प्लेटफॉर्म, एक आदमी रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। विच इज 200 मीटर लॉन्ग, जो 200 मीटर लंबा है। विच इज 200 मीटर लॉन्ग, जो 200 मीटर लंबा है। विच इज 200 मीटर लॉन्ग, जो 200 मीटर लंबा है। ही फाइंड्स दैट ए ट्रेन क्रॉसेस द प्लेटफॉर्म इन 12 सेकंड, वह पाता है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है। He finds that a train crosses the platform in 12 सेकंड, वह पाता है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है। बट हिमसेल्फ इन 4 सेकंड, लेकिन उसे मात्र 4 सेकंड में, बट हिमसेल्फ इन 4 सेकंड, लेकिन उसे मात्र 4 सेकंड में। फाइंड द ट्रेन स्पीड, तब ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। फाइंड द ट्रेन स्पीड, तब ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल जल्दी आंसर आना चाहिए इसमें। अब आपको ट्रिक्स पता है, डायरेक्ट तरीका मैंने बता दिया है। बढ़िया, जिनका आंसर आ रहा है। मुझे एक सिंपल सी बात बताना, 12 सेकंड में 12 सेकंड उसे लगे प्लेटफॉर्म को पार करने में और आदमी को 4 सेकंड, मतलब नॉर्मली अगर लंबाई नहीं होती तो 4 सेकंड में तो तब भी पार कर लेता। इसका मतलब ये जो 200 मीटर की लंबाई बढ़ गई, इसके कारण एक्स्ट्रा 8 सेकंड लग गए। तो इसका मतलब 25 मीटर पर सेकंड ट्रेन की चाल है। किलोमीटर बदलने के लिए 18/5 का मल्टीप्लाई 90 किलोमीटर पर आवर, हम कहेंगे कि अब उसकी स्पीड हो जाएगी 90 किलोमीटर पर आवर। तो ये टाइप 1 और कंसेप्ट 1 और कंसेप्ट 2 पर बेस्ड क्वेश्चन थे। अब हमारा इसमें कंसेप्ट 3 और 4 पर, कंसेप्ट 3 और 4 पर तो लिखना थर्ड कंसेप्ट। टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉसिंग ए मूविंग मैन, किसी दौड़ते हुए आदमी को, चलते हुए आदमी। ए ट्रेन 110 मीटर लॉन्ग इज रनिंग विथ ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, एक ट्रेन जिसकी लंबाई 110 मीटर है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। इन व्हाट टाइम विल इट पास ए मैन, वह कितने समय में एक आदमी को पार करेगी। इन व्हाट टाइम विल इट पास ए मैन, वह कितने समय में एक आदमी को पार करेगी। हु इज रनिंग एट 6 किलोमीटर पर आवर, जो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। हु इज रनिंग एट 6 किलोमीटर पर आवर इन द अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में। वह कितने समय में एक आदमी को पार करेगी जो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है विपरीत दिशा में। 110 मीटर ट्रेन की लंबाई है, 60 स्पीड है ट्रेन की, आदमी की चाल 6 की है और वो अपोजिट में चल रहा है। बस फार्मूले में रखिए डाटा और सॉल्व कर दीजिए। बढ़िया, 6 सेकंड। तो हम कहेंगे कि टाइम इज इक्वल टू इस बार L बाय ST प्लस SM हो जाएगा। अपोजिट में था 110, 60 प्लस 6, 5/18 मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए, इंटू 18, 66 इंटू 5, 10 टाइम्स, 6 टाइम्स, 3 टाइम्स,
2 टाइम्स, हम कहेंगे कि आंसर आ जाएगा 6 सेकंड। तो बिल्कुल दोनों कंसेप्ट बहुत इजी है, आप इजीली इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इसमें नेक्स्ट कंसेप्ट पर। नेक्स्ट कंसेप्ट, क्योंकि अब प्लेटफॉर्म तो चल नहीं सकता है, पर दो ट्रेनें तो एक दूसरे को पार कर सकती हैं। दोनों ट्रेनें जब एक दूसरे को पार करेगी तो सेम डायरेक्शन में मान लो दोनों ट्रेनें चल रही हैं, तब भी स्पीड वाली ट्रेन को अपनी लंबाई और उस सामने वाले ट्रेन की लंबाई क्रॉस करनी होगी, और दोनों अपोजिट चलेंगे तब भी दोनों ट्रेनों को अपनी एक दूसरे की लंबाई पार करनी ही है। तो कंसेप्ट लिखना, फोर्थ कंसेप्ट, टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉसिंग another train, time required to crossing another train by a train, किसी ट्रेन के द्वारा अन्य ट्रेन को पार करने में लगने वाला समय, किसी ट्रेन के द्वारा अन्य ट्रेन को पार करने में लगने वाला समय। तो यहां पर फिर से वही दो कंसेप्ट हो जाएंगे। सबसे पहला कंसेप्ट होगा when they are moving, when they are moving in the same direction, in the same direction, when they are moving in the same direction, तो जब वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे तो रिलेटिव स्पीड माइनस वाली हो जाएगी, तो टाइम हो जाएगा L1 प्लस L2, दोनों ट्रेनों की लंबाई, और S1 माइनस S2, क्योंकि रिलेटिव स्पीड जब भी बात आएगी तो घट जाती है। एंड सेकंड, when they are moving in the same direction, in opposite direction, when they are moving in opposite direction, जब वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही होगी, एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही होगी। सो T is equal to L1 plus L2 by S1 plus S2। तो फार्मूले में बस इतना ही अंतर आएगा कि जब हमारे सामने सेम डायरेक्शन होगा तो रिलेटिव स्पीड हम यहां पर S1 माइनस S2 लिख देंगे, और जहां पर अपोजिट आएगा तो रिलेटिव स्पीड हम लिख देंगे S1 प्लस S2। तो सिंपल सी बात, यहां पर फार्मूला बेस्ड होगा कंप्लीट क्वेश्चन, पर इसमें कुछ टिपिकल सवाल भी बनेंगे जहां फार्मूले के अलावा भी कुछ सोचना पड़ सकता है। तो पहले तो कंप्लीटली फार्मूला बेस्ड एक क्वेश्चन लिख दीजिएगा, बाकी फिर हम दिखाते हैं इसमें कुछ टिपिकल सवाल भी। इसे नोट कर लीजिएगा, जब वे एक ही दिशा में हो और जब वे एक दूसरे की विपरीत दिशा में होंगे, एक ही दिशा में और एक दूसरे की विपरीत दिशा में होंगे। तो लिखना, पहला क्वेश्चन है, टू ट्रेन्स 132 मीटर एंड 108 मीटर इन लेंथ, दो ट्रेनें जिनकी लंबाई 132 मीटर और 108 मीटर हैं। टू ट्रेन्स 132 meter and 108 meter in length are running toward each other on parallel line, दो ट्रेनें जिनकी लंबाई 132 मीटर और 108 मीटर हैं, एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में चल रही हैं, एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में चल रही हैं। are running toward each other on parallel line। 4 सेकंड का समय लगा है। तो खंबे को पार करने का फार्मूला मैंने दिया था, T is equal to L by S। पहली ट्रेन को 4 सेकंड माना, लंबाई L1, स्पीड S, तो हमारे पास L1 की वैल्यू आ जाएगी 4S। 4S मतलब L1 जो हो जाएगा हमारे पास 4S हो जाएगा। और इसी टाइप से अगर हमारे पास वैल्यू दी है दूसरे ट्रेन के लिए 5 सेकंड, तो दूसरे ट्रेन की लंबाई हम निकाल देंगे 5S। तो अगर हमारे पास लंबाइयां आ गई S के फॉर्म में, तो 4S प्लस 5S डिवाइड बाय 2S, क्योंकि S और S दोनों की स्पीड सेम थी, तो ये हो जाएगा 9S बाय 2S, कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर आ जाएगा 4.5 सेकंड। हम कहेंगे कि 4.5 सेकंड के अंदर यह दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार कर लेगी। तो जब दोनों की स्पीड सेम हो और लंबाई अलग अलग हो तो एक ही डायरेक्शन में वो कभी पार नहीं करेगी,
लेकिन जब वो अपोजिट में होगा तो 4.5 सेकंड में पार करेगी। इसकी ट्रिक्स लिखवा दे रहा हूं मैं, ट्रिक्स लिखवा दे रहा हूं। इफ लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन इज नॉट इक्वल while speed is equal, in that case t opposite is always equal to t1 plus t2 by 2, जहां t1 का मतलब है खंबे या आदमी को पार करने में लगने वाला समय। तो आपके सामने जब भी अगर ये कंडीशन है कि दोनों की स्पीड सेम है, स्पीड सेम होना चाहिए, ये कंडीशन हो या ना हो, अगर स्पीड सेम है तो यही कंसेप्ट लगेगा। स्पीड सेम है तो अपोजिट में लगने वाला समय t1 प्लस t2 बाय 2 ही होगा। कर पाएंगे इस टाइप के सवाल भी? आइए फिर लिखना। एक और सवाल अभी इसी टाइप में दे रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें स्पीड सेम थी और लेंथ अलग थी। अगर लेंथ अलग और स्पीड सेम हो तो क्या करेंगे? लिखना क्वेश्चन। ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए रेलवे प्लेटफॉर्म, एक आदमी रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन ए रेलवे प्लेटफॉर्म, एक आदमी रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। ऑब्जर्व दैट ए ट्रेन गोइंग इन वन डायरेक्शन टेक 4 सेकंड, वह पाता है कि एक ट्रेन एक दिशा में जा रही है जो उसे 4 सेकंड में पार करती है। ऑब्जर्व दैट ए ट्रेन गोइंग इन वन डायरेक्शन टेक 4 सेकंड, पाता है कि ट्रेन एक दिशा में जा रही है, उसे 4 सेकंड में पार करती है। while another train of the same length, जबकि उसी लंबाई की दूसरी ट्रेन, while another train of same length going in the opposite direction take 5 सेकंड, जबकि उसी लंबाई की दूसरी ट्रेन जो उसके विपरीत दिशा में चल रही है, जबकि उसी लंबाई की दूसरी ट्रेन जो उसके विपरीत दिशा में चल रही है उसे 5 सेकंड में पार करती है। लंबाई या समान है लेकिन फिर भी टाइम अलग लग रहा है, इसका मतलब स्पीड अलग अलग है इस बार। द टाइम टेकन बाय द टू ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर विल बी, तब यह दोनों ट्रेनें एक दूसरे को, द टाइम टेकन बाय द टू ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर, तब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेगी? तब दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेगी? तो सिंपल सी बात, अगर हम इसमें कहें कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेगी, तो याद रखना इसमें इस टाइप के सवालों में लंबाई समान है, लंबाई समान है लेकिन स्पीड अलग अलग है। फार्मूले से भी सॉल्व करके देंगे, ट्रिक से भी सॉल्व करके देखेंगे हम इसे। आइए देख रहे हैं हम इसका आंसर। फिर सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि इसमें हमें दिया गया है कि खंबे को पार करने की जगह आदमी को पार करने का समय दिया है, तो हमने माना कि आदमी को पार करने का समय पहले का है 4 सेकंड, लंबाई L मानी, स्पीड इस बार अलग है तो स्पीड S1 मान लो, तो S1 की वैल्यू आ जाएगी L/4 पहली ट्रेन के लिए। तो उसी टाइप से दूसरे को 5 सेकंड लगा है तो दूसरे की स्पीड आ जाएगी L/5। दोनों ट्रेनें अगर अपोजिट में चलेगी तो फार्मूला होगा L1 प्लस L2, और इसी टाइप में L1 की वैल्यू L रख देंगे, L2 की वैल्यू L रख देंगे, दोनों की लंबाई या सेम। S1 की वैल्यू L के टर्म में रख देंगे तो 2L, नीचे LCM 20, 5L 4L, तो 2L इंटू 20/9L, तो यह आंसर आ जाना चाहिए 40/9, 4 इंटीजर 4/9 सेकंड का ये आंसर होगा, 4 इंटीजर 4/9 सेकंड। पर ये तो मेथड और फार्मूला हुआ। अगली बार आपकी लाइफ में जब भी लंबाई या समान वाला सवाल होगा
और वो दोनों ट्रेनें अपोजिट में चलेगी, तो ट्रिक्स लिख देना 2T1T2 बाय T1 प्लस T2, 2T1T2 बाय T1 प्लस T2 जब वो अपोजिट में चलेंगे। और अगर वो सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो सेम डायरेक्शन का भी इसमें आंसर आएगा, क्योंकि स्पीड से अलग अलग है। तो 2T1T2 T1 माइनस T2, T1 माइनस T2। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर लंबाइयां समान है तो ट्रिक्स होगी कि अपोजिट डायरेक्शन के लिए वो दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने में पार करेगी, तो 2T1T2 बाय T1 प्लस T2, जहां T का मतलब है दोनों ट्रेनों को लगने वाला आदमी या खंबे को पार करने में समय। अगर सेम डायरेक्शन में दोनों ट्रेनें चले तब भी वो यहां पार करेगी, तो समय आएगा 2T1T2 बाय T1 माइनस T2। तो बस मेरी इतनी सी बात याद रखना कि इस टाइप के सवाल जब भी आते हैं आप ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। चैप्टर का आखिरी सवाल लिखना, चैप्टर समाप्त होने पर है, आखिरी सवाल लिखिएगा। टू ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, दो ट्रेनें एक ही दिशा में गतिशील हैं। टू ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट 30 किलोमीटर पर आवर, एट 50 किलोमीटर पर आवर सॉरी, एंड 30 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। दो ट्रेनें एक ही दिशा में गतिशील हैं, क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। टू ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट 50 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर। द फास्टर ट्रेन क्रॉसेस ए मेन इन द स्लोअर ट्रेन। तेजी से चलने वाली ट्रेन धीमी ट्रेन में बैठे आदमी को, ट्रेन को नहीं, तेजी से चलने वाली ट्रेन धीमी ट्रेन में बैठे आदमी को। द फास्टर ट्रेन क्रॉसेस ए मैन इन द स्लोअर ट्रेन इन 18 सेकंड। तेजी से चलने वाली ट्रेन धीमी ट्रेन में बैठे आदमी को 18 सेकंड में पार करती है, 18 सेकंड में पार करती है। फाइंड द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन, तब तेजी से चलने वाले ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। फाइंड द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन, तब तेजी से चलने वाले ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। अगर एक सिंपल सी बात करें तो सवाल बहुत सिंपल है, बट यहां एक ट्विस्ट है, फार्मूला कौन सा लगेगा। तो यहां ध्यान देना, तेजी से चलने वाली ट्रेन धीमी ट्रेन को नहीं पार कर रही है, धीमी ट्रेन में बैठे आदमी को। तो एक तरीके से ये केस ऐसा हुआ कि तेजी से चलने वाली ट्रेन चल रही है और एक आदमी दौड़ रहा है, क्योंकि जो धीमी ट्रेन में बैठा है वो उसी स्पीड से दौड़ रहा है जिस स्पीड से ट्रेन चल रही है। इसका मतलब यहां जो फार्मूला लगना चाहिए था, आदमी को पार करने में, दौड़ते हुए आदमी को पार करने में लगने वाला समय, उसमें भी सेम डायरेक्शन वाला। मतलब फार्मूला आप बस इतना सा अगर समझ में आ जाता कि यह फार्मूला लगेगा L बाय एस टी माइनस एस एम, जहां एस एम का मतलब उस दूसरे ट्रेन की स्पीड जिसमें वो आदमी बैठा है, वही उस आदमी की चाल भी हो जाएगी। 18 सेकंड में पार करता है तो लंबाई जो निकलेगी वो फास्ट ट्रेन की निकलेगी। तो 50 माइनस हम कहेंगे कि 30 किलोमीटर में है, तो मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 18 ऊपर लेकर आ जाइए। 18L 20 इंटू 5 कैंसल हो जाएगा, तो 100 मीटर सेकंड ट्रेन की लंबाई, या सॉरी फास्टर ट्रेन की लंबाई आ जाएगी, जो फास्टर ट्रेन उस आदमी को पार कर रही थी। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा 100 मीटर। इस क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम है वो आंसर नहीं है, या मैं कहूँ कि सॉल्यूशन नहीं है। इस बात को ये पहचान पाना कि यहां जो फार्मूला लगेगा वो दो ट्रेनों का नहीं, आदमी का फार्मूला लगेगा, क्योंकि तेजी से चलने वाली ट्रेन धीमे ट्रेन में बैठे हुए आदमी को पार कर रही थी। तब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके आगे की बातचीत। इसी के साथ ट्रेन नाम का ये टॉपिक खत्म होता है।